Hi friends, good morning to all of you. Welcome to सिविल सर्विसेज। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल होनी भी चाहिए, राइट। आज हम कुछ विशेष मुद्दों पे बात करेंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपने स्ट्रेटजी को लेकर, अपने प्रिपरेशन को लेकर कि एक एस्पायरेंट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो एक एस्पायरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जब तक पहले प्लानिंग और स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, खासकर उसकी स्टडी जो है वो उस तरह की इम्प्रूव नहीं होगी। यानी कि इसके लिए जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की इनिशियल स्टेज से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बहुत ही आवश्यक है कि उसकी स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए। यदि आपने भी अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ वाइट पेपर लीजिए, पेन लीजिए और मन को कंसंट्रेशन करके अपने मन मस्तिष्क को फिर वहाँ पे लिख डालिए कि मुझे इस मंथ में ये रिवीजन करना है। फिर वो कंसिस्टेंसी और आपकी जो डेडिकेशन है वो एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वो होते जाएगा। तो आपने यदि नहीं बनाया है तो ज़रूर आप अपनी एक स्ट्रेटजी को वाइट पेज पे बना लें। आप समय लगने दीजिए, बिकॉज आप जब तक एक स्ट्रेटजी बनाएंगे नहीं, आपकी अपनी कोई रणनीति नहीं होगी। इनफैक्ट आप क्या स्टडी करेंगे, मुझे क्या करना है, कब पढ़ना है, कैसे करना है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरों की नकल कर लेते हैं कि हाँ वो स्टूडेंट सिलेक्शन ले लिया तो वो इतने घंटे पढ़ता था। सो ठीक है, उनकी डेडिकेशन अपनी है, उनकी स्ट्रेटजी अपनी है, परंतु आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए। वो भी आपके अनुसार कि आप कितना कंफर्ट फील कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को करने में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो बिना स्ट्रेटजी के वो शुरू कर देते हैं स्टडी और उनको लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ वो काफ़ी इनफ है। नहीं, तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो उसके पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके टेबल पे बिल्कुल ही आपकी जो सिलेबस है वो होनी चाहिए पीटी और मेंस की। आप जहाँ भी पढ़ते हैं ना, सामने एक जो नोटिस बोर्ड होता है आप उसको लगा सकते हैं या फिर अपने से लिख के उसको आप वहाँ पे चिपका सकते हैं, ताकि आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या आपके पाठ्यक्रम से वो मैच कर रहा है। इसके अलावा थर्ड बात, तीसरी बात यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने चाहिए आपके पास, वो पीटी का हो या फिर मेंस का हो, राइट। तो ये तीन बातों पे ध्यान देना है। पहला, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बिल्कुल। दूसरा, आपके जो सिलेबस है वो आपके समक्ष एकदम सामने होना चाहिए, पीटी और मेंस का। और थर्ड, आपके जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास होने चाहिए। अभी तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़े तो अपने पाठ्यक्रम में देखें या फिर PYQ को, ट्रेंड्स को देखें कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन राइज किए गए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटजी है। आपकी स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बनी होगी, इनफैक्ट तो कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आप अभी वाइट पेज लीजिए, समय लीजिए और बनाइए कि मुझे इस मंथ में क्या करना है, कब क्या करना है, सो डैट आप वहाँ से अपने आप को देखेंगे कि कितना उसमें इम्प्रूवमेशन हो रहा है। काफ़ी इम्प्रूव होगा और फिर आपकी जो भी डेडिकेशन होगी, जो भी आप कंसिस्टेंसी हार्डवर्क करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही सार्थक होगा। सो आई होप आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे और करेंगे, और कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो करते भी होंगे, परंतु जो नहीं किया है उनके लिए अभी भी ये मौका है, ताकि आप अभी इस वीडियोस के माध्यम से समझें और कर पाएँ। आज हम बात करने वाले हैं, खासकर चंद्रयान 3 को एक पुरस्कार मिला है। चंद्रयान 3 के लिए, सॉरी, इसरो को एक पुरस्कार मिला है, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, राइट। तो हम यहाँ समझ लेते हैं। आप वाइट पेज ले और ऐसे ज़रूर बना ले। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसरो को चंद्रयान 3 के लिए वर्ष 2023 का लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम समझेंगे यहाँ पे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार होता क्या है, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो देने वाली जो संस्था है वो आइसलैंड की है, याद रहेगा, आइसलैंड, हुसाविक
जो एक वहाँ पे जगह है, वो संस्था जो है हुसाविक में स्थित है आइसलैंड में, वहाँ से एक्सप्लोरेशन म्यूजियम द्वारा ये दिया जाता है, राइट। तो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ ये इसरो को वर्ष 2023 का मिला है, और इसको देने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है, एक्सप्लोरेशन म्यूजियम, राइट। ये कहाँ पे है, तो आइसलैंड के हुआशिक में स्थित है। दूसरी हम बात करते हैं कि यह एक वार्षिक पुरस्कार है, राइट, और इसका उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार को देने का, वो भी हम जरा समझ लेते हैं कि ये किसके लिए दिया जाता है। खासकर जो मानव अन्वेषण के इतिहास के प्रति काफ़ी जो डेडिकेशन करते हैं उनको दिया जाता है, या फिर हम कहें कि शुरुआती खोजकर्ताओं से लेकर जो हमारे अंतरिक्ष पटल तक जो भी अन्वेषण रिसोर्सेज या फिर इनोवेशन होते हैं उसको लेकर यहाँ पे इसके अंतर्गत देखा जाता है, और फिर उसको कहीं ना कहीं ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार का नाम आइसलैंड के ही व्यक्ति थे जिनका नाम था लीफ एरिक्सन, तो ऐसा उनके नाम पे ये पुरस्कार जो है वो रख दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो नॉर्थ अमेरिका में पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जो वहाँ पे लैंडिंग किए थे। तो ये बहरहाल बात रहा कि लीफ एरिक्सन लूनर जो प्राइज़ है उसके संदर्भ में। अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होने वाला है, क्योंकि ये मिला किस लिए है वो इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें जानेंगे कि वर्ष 2023 का यह पुरस्कार जो मिला है चंद्रयान-3 के लिए इसरो को, तो उसमें वो क्यों मिला है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किसी अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की सराहना की गई, राइट। यानी कि विश्व का पहला ऐसा देश भारत बना जब चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पे कराया गया, राइट। तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है, और इसके लिए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 इसरो को मिला है, राइट। अब हम यहाँ थोड़ी बहुत बातें जानेंगे अबाउट इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राइट, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। कुछ टर्म यहाँ समझ लेते हैं, जैसे 1962 इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के रूप में स्थापित किया गया था। 1962 में बात वही करें, 15 अगस्त 1969 को यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन हो गया था, राइट। यानी कि स्पेस के अधीन कब इसको किया गया था, 1969 में। उसके पहले तक ये एक अनुसंधान समिति के रूप में कार्य करता था। अब हम थोड़ी बहुत बातें समझेंगे कि यह राष्ट्र निर्माण के लिए इसरो की जो भूमिका है वो कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर वैश्विक लेवल पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, भू पर्यवेक्षण व मौसम संबंधी उपग्रह प्रणाली, खासकर जो भी नेचुरल डिजास्टर या फिर आर्टिफिशियल डिजास्टर जो आते हैं उसको कहीं ना कहीं जो उसकी हेल्प करता है वो इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। जैसे मौसम संबंधी उपग्रह इसलिए भी यूटिलाइज किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से आपको हेल्प मिले, राइट। यहाँ देख सकते हैं संचार उपग्रह प्रणाली, खासकर जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ देखिए, उसकी गतिविधियों में अधिक योगदान। सामरिक दृष्टि कहने का मतलब है कि आपकी जो सुरक्षा को लेकर हम कौन कौन से पैनल को अपना रहे हैं, उसके लिए क्या क्या योगदान दिया जा रहा है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खासकर संचार उपग्रह प्रणाली यानी कि सामरिक व आर्थिक गतिविधियों के लिए ये काफ़ी जो है योगदान करता है। दूसरे हम बात करें तो नेविगेशन सिस्टम में भी इसका प्रयोग होता है, खासकर क्षमता निर्माण को लेकर। इसके अलावे हम देखें तो अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, राइट। जैसे आपने देखा होगा इसरो के कई सारे रॉकेट्स होते हैं, लॉन्चिंग रॉकेट्स, जिसमें GSLV, PSLV, राइट। तो ये इन सब की भूमिका में कहीं ना कहीं इसरो की राष्ट्र निर्माण में वाहक है। अपितु हम देख सकते हैं यहाँ की राष्ट्र निर्माण के लिए इसरो की भूमिका कितनी इम्पॉर्टेंट है, खासकर वैश्विक लेवल पे भी और भारत लेवल पे भी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, क्योंकि हमें इसमें ये जानना था कि जो लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ है वो क्यों दिया गया, और थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी जानना इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल, धन्यवाद।